हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 17th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और हम 2.18 तक कर चुके हैं और यहाँ से शुरू करेंगे 2.19 से शुरू करेंगे यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है 2.19 ही देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2+। मतलब H2 मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाता है और तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर कर लेते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अब वो बोल रहा है कि उसमें से उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक ही बचा, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2+, द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब अब क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या बचा, दो प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है ना। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो प्रोटॉन हो गए। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और ये एक और प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ लो, ठीक। चार्ज तो तीनों पे सेम होता है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है। अब बोल रहा है कि द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में गैप जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है और ये भी 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसा है। तो अब हमको क्या बताना है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। और बोल रहा है कि स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, वही K(Q1Q2/R). तो उसको यूज करने के लिए हमको एक रेफरेंस बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, वही बोल रहा है वो। तो सबसे सही है हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट इंफिनिटी, ठीक है। ये हमने जीरो मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो मान ली। तो अब हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं वो सारे K(Q1Q2/R). तो अब यहाँ पे देखो तीन चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उसको हम कैसे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एक ये P ले लेते हैं, PE ये वाला, ये ले लेते हैं। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी और फिर इन दोनों की होगी और उसके बाद इन दोनों की होगी, ठीक है। तो तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ये वाला P, ये E, फिर ये P, ये E और ये फिर PP, ठीक है। तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई, 2U, ऐसे लिख लेते हैं चलो, UPE, फिर एक और UPE और फिर UPP, ठीक है। डिस्टेंस तो P और E के बीच में यहाँ दोनों में सेम ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 twice ऑफ UPE प्लस UPP। तो इसको हम दे फॉर्मूला डाल देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा 2K E-E, क्योंकि K(Q1Q2), Q1 तो चलो प्रोटॉन का प्लस ही होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस ही, तो हमें साइन के साथ रखना होता है, तो साइन के साथ रख दिया, अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे अब ये क्या हो जाएगा, PP क्या हो जाएगा, KE(E), क्योंकि PP पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही आएगा ये, अपॉन
1.5 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, u आ जाएगा हमारा k e स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -10, तो कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 -2 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 1.5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका स्क्वायर है, और अपॉन 10 की पावर -10 है, और ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा -3 प्लस 1 अपॉन 1.5। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि इसको हमें डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ठीक है, और तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 1 जूल, एक्चुअली ये क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ये यूनिट होती है, तो इसको हम 1 जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 2.20 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire। ठीक है, what is the ratio of electric fields at the surfaces of the two spheres। तो ये बोलना चाह रहा है कि दो स्फेयर्स हैं, ऐसा मान लो, एक जिसका रेडियस है A, ठीक है, और एक और है जिसका रेडियस है B। तो इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। ठीक, और इनके ऊपर चार्ज था, जो चार्ज है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों पे कुछ चार्ज तो दिया नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, तो दोनों पे सेम चार्ज मान लो, इस पे भी Q और उस पे भी Q मान लो। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। अब वो बोल रहा है कि निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनके सरफेस पे, मतलब वही सरफेस के जस्ट बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ये देखते हैं कि होगा क्या जब हम इन दोनों को, दोनों स्फेयर के ऊपर चार्जेस है, क्यों मान लिया, अब सेम चार्जेस मान लिया, इन दोनों को तार से जोड़ दिया। ठीक है, तो फिर इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर कंडक्टर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ ए, ये जो छोटा वाला, ये ए वाला स्फेयर और बी वाला, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उसके लिए चार्जेस फ्लो भी कर सकते हैं, एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में चार्ज जा भी सकता है। तो मान लेते हैं कि यहां से चला जाएगा -Q, यहां से Q निकल गया और इस पे Q पहुंच गया, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, देखो टोटल चार्ज तो 2Q रहेगा ना, कैपिटल Q, 2 कैपिटल Q। टोटल चार्ज कितना रहेगा, जितना शुरू में था, क्योंकि चार्ज इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q, तो 2 कैपिटल Q। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज फ्लो कर जाए। क्यों फ्लो कर जाए, क्योंकि पोटेंशियल बराबर करना है। ठीक है, पोटेंशियल बराबर करने के लिए चार्ज फ्लो कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो V ऐसे बोल देंगे VA इक्वल टू VB। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, Q प्लस Q अपॉन A। ये पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ ये वाला स्फेयर, जो स्मॉल a रेडियस है जिसका, उसका पोटेंशियल
के क्यू बाय आर, ठीक है, रेडियस ये हो गया। और यही पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन बी, ठीक। अब के तो कट गया और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इधर उधर ले जाते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू बी और ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस क्यू बी इक्वल टू क्यू ए माइनस क्यू ए। तो अब इसको इधर ले जाते हैं उठा के, क्या करें, इसको उधर ले जाते हैं, चलो क्यू ये वाला क्यू ए को उठा के इधर ले जाते हैं, तो क्यू कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक। ये आ गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही है, ठीक है। अब क्या है, अब हमको क्यू तो पता चल गया, ठीक है, तो हम चार्ज निकाल देंगे, इस पे कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू मतलब चार्ज ऑन ए, ऐसे लिख लेंगे, चार्ज ऑन ए इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू यहां से रख देंगे, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कैपिटल क्यू ले लेंगे कॉमन, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहां से तो b तो कट गया, तो क्या आएगा, इसको हम Q1 लिख देते हैं, चार्ज ऑन ए, जो फाइनल चार्ज आया मतलब ये Q प्लस क्यू को हमने Q1 बोल दिया, ठीक है। तो Q1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2QA अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, Q1 इक्वल टू 2QA अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे चार्ज ऑन बी, उसको Q2 ले लेते हैं, तो Q2 इक्वल टू चार्ज ऑन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू Q प्लस क्यू, ये कितना था, एक मिनट, स्मॉल क्यू की वैल्यू थी ये ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, क्यू कॉमन ले लो और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपॉन, एक मिनट, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, क्योंकि बी वाले पे देखो ना, यहाँ पे क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये भी माइनस आएगा। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए तो कट गया, तो क्या हुआ, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2QB अपॉन ए प्लस बी, ठीक, Q2 आ गया। अब हमें पता है कि देखो जो स्फेयर के या कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसी का यूज कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो स्फेयर जिसका रेडियस स्मॉल ए है उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एट, एक मिनट, एट द सरफेस ऑफ ए, एट द सरफेस
कितनी हो जाएगी, E1 ले लेते हैं उसको ले लेते हैं E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा 1 ले लेते हैं इसको, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, E2 मान लेते हैं, तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ही पूछा है उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो अब ये सिग्मा 1 कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है Q1 अपॉन एरिया क्या होगा, ए वाले का 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अरे स्फेयर है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई ए स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई तो कट गया। अब यहाँ पे हम Q1 Q2 की वैल्यू डाल देंगे। Q1 कितना है, Q1 ये रहा 2QA अपॉन A प्लस बी, ये ठीक है। और साथ में नीचे यहाँ पे बी स्क्वायर भी है ऊपर, और उसके नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर है, और साथ में Q2 कितना है 2QB, और उसके नीचे जो A प्लस बी है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये A प्लस बी कट गया ऊपर नीचे, और क्या कट गया 2B कट जाएगा, कैपिटल Q भी कट गया, और क्या कटा, एक A कट गया यहाँ से, एक B यहाँ से कट गया, बचा क्या B बाय A। ठीक है, तो यही उसने बोला था शो करने के लिए। अच्छा, शो तो करना ही नहीं है, ये बताना है व्हाट इज द रेशियो। तो रेशियो जो भी होगा वो B अपॉन A होगा। ठीक है, अब देखो उसने एक और चीज बोली है, बोल रहा है कि यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शंस। मतलब इसी रिजल्ट को हमको यूज करके बताना है कि कोई कंडक्टर है, मान लो ऐसा कुछ कंडक्टर है, मान लो ऐसा, ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर हो सकता है किसी भी शेप का। तो जहां पे शार्प एंड्स हैं वहां पे, या जहां पे मतलब शार्प कॉर्नर्स हैं, शार्प एंड्स हैं, वहां पे चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, वही बोला ना उसने, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो देखो होगा क्या कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहां से क्या पता चलता है, E1 अपॉन E2 B अपॉन A है ना। इसका क्या मतलब है, देखो यहां से हमने क्या माना है कि जो इलेक्ट्रिक, ये इसको हम मान लेते हैं B बड़ा है। ठीक है, अगर B बड़ा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगी वो ज्यादा होगी। अगर B बड़ा है A से तो E1 बड़ा होगा E2 से ना। अब E1 E2 से बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ये वाला, ये ऑन A विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B। मतलब छोटे वाले स्फेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जिस पोर्शन का रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मतलब इसके सरफेस पे, अंदर तो कुछ नहीं होगी, सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पे जो सरफेस, इस B वाले सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल स्फेयर इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बिग स्फेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, छोटे स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इसका मतलब जिसका रेडियस कम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो जहाँ जिस एक अगर कंडक्टर ले लिया हमने, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे रेडियस हमको कम लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे रेडियस कम लग रहा है, ये वाला पोर्शन, ये
और ये थोड़ा रेडियस देखो कम लग रहा है, ये रेडियस कम है, ये कम है, तो जहाँ पे रेडियस कम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहाँ पे रेडियस कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ये वाला सिग्मा 1, ठीक है, और यहाँ पे पोर्शन ले लेते हैं ये सिग्मा 2। अब ये जो पोर्शन है ये वाला जहाँ पे सिग्मा 2 है, ये पोर्शन थोड़ा फ्लैट सा है, ठीक है, और जहाँ पे ये हमने लिया है सिग्मा 1, ये थोड़ा कर्व है, मतलब शार्प सा लग रहा है, थोड़ा शार्प, ठीक। जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है ऐसा, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बाकी ये पोर्शन। ये मान लो जैसे सिग्मा 1 और यहाँ पे मान लो सिग्मा 2, तो इस वाले पोर्शन में चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे जहाँ पे शार्प एजेस हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए बोल सकते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 एज E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो शार्प एजेस में, शार्प कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, वो हमने देख लिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि जिसका रेडियस ये b ज़्यादा है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन छोटे वाला स्फेयर ज़्यादा हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जिसका रेडियस कम उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही हमको मतलब शो करना था, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2.21 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 चार्जेस -q + q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 -a एंड 0 0 a। मतलब एक्चुअली ये डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये कहाँ पे रखे हुए चार्जेस? z एक्सिस पे रखे हुए हैं, क्योंकि x और y तो दोनों 0 हैं, z एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो ऐसे समझ लो, ये बना लेते हैं। ये y हो गया, ये एक मिनट 2D बना लेते हैं, चलो 2D, ठीक है। 2D में ये ले लेते हैं z एक्सिस, और ये ले लेते हैं हम इसको, और इधर कर देते हैं, ये एक मिनट, ये ले लेते हैं इसको, y ले लेते हैं, और x हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने z एक्सिस पे रख दिया, तो हम z एक्सिस को ही हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। आमतौर पे यहाँ पे x बनाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो एक हमने रखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे 0 0 0 0 -a पे क्या रखा हुआ है, -q, और 0 0 a पे +q, ठीक है। ये ठीक हो गया, ऐसे ही रखा हुआ है z एक्सिस के ऊपर। तो इसमें पहला पार्ट है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z। 0 0 z का मतलब क्या हुआ कि z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ठीक है, निकाल लेते हैं उसको हम। तो ये पॉइंट बना लेते हैं z एक्सिस के ऊपर, मान लेते हैं कि इसको हमने एक्सिस को थोड़ा लंबा कर दिया यहाँ पे, और ये पॉइंट हो गया 0 0 z, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब देखो इस पॉइंट पे P मान लो, P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो दोनों की वजह से होगा पोटेंशियल, -q और +q। तो कितना होगा, जो भी पोटेंशियल होगा P पे वो पहले होगा इसकी वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, kq/, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो अब देखो ये कितना है, ये डिस्टेंस है a, और ये कितना है, ये भी a ही है, डिस्टेंस की बात करें तो, ठीक है। और ये z, ये जो है ये यहाँ से होगा ना, z ओरिजिन से z हो जाएगा, ठीक है। तो अब kq बाय फॉर्मूला क्या होता है, kq/r। तो इस
क्यू प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, z माइनस ए, तो ये हो जाएगा z माइनस ए, ठीक है। और फिर प्लस माइनस होगा एक्चुअली। अब ये देखो दूसरे की वजह मतलब माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाई, क्योंकि पोटेंशियल में हम जो चार्ज रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस के क्यू अपॉन, और डिस्टेंस क्या होगा माइनस क्यू से लेके पी तक का, z प्लस ए, ठीक है, z प्लस ए हो गया। अब कुछ नहीं है, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो वी पी आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन आ गया, ठीक है, ये 1 अपॉन z माइनस ए माइनस 1 अपॉन z प्लस ए। तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा z प्लस ए माइनस z फिर प्लस ए फिर अपॉन, ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये z तो कट गया और ये हो गया 2a, तो ये आ जाएगा k क्यू 2a अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको तुम वो भी बोल सकते हो डाइपोल का, ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो, q इंटू 2a, यही होता है ना, डिस्टेंस इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ये हो गया, पोटेंशियल हमारा निकल गया पी पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो गया। अच्छा, इसमें पहले पार्ट में ये भी है x, y, 0। तो देखो x, y, 0 का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल का ये लाई कहाँ करेगा, ये इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। x, y, 0 विल लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, ये x, y, 0 जो है ये लाई करेगा, विल लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ही तो होगा ना वो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही तो z0 होता है। अब देखो इसमें इस कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, इसमें z0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक। और एक्स वाई प्लेन कौन सा है, यही वाला प्लेन, ये जो बना रखा है ये, एक्स भी इसी में, एक्स बाहर की तरफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस आउटसाइड द पेपर है, आउटसाइड द प्लेन है, तो वो दिख नहीं रहा। इसको 3D में बनाएंगे तो ऐसा बना सकते हैं, देखो 3D में, अगर 3D में बनाए तो ये हमने ले लिया z और ये हो गया ऊपर, एक मिनट, ये हो गया ऊपर y और ऐसे हो जाएगा x, ठीक। और ये x अंदर की तरफ ले लेंगे, चलो उसको x अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, z एक्सिस ऐसे है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, और किस पॉइंट की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है x, y, 0। तो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा ना, y और x का जो होगा ये वाला प्लेन, ये वाला, कौन सा वाला, ऐसा, एक मिनट, ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन ही तो है और इसी पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो प्लेन है हमें पता है ये परपेंडिकुलर टू ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। और हमें ये पता है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इस जो पॉइंट का डिस्टेंस है माइनस क्यू से और प्लस क्यू से वो सेम है, तो पोटेंशियल तो कट जाएगा, है ना, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल will be 0 at x, y, 0 as
दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये है बात। तो हम पढ़ चुके हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है। तो वही चीज यहां पे हमने रिपीट कर दी। ठीक है, तो ये और कुछ पूछा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें पहला पार्ट तो हमारा हो गया। ठीक, कि यहाँ पे इस वाले x, y, 0 पे पोटेंशियल 0 होगा और ये 0, 0 z पे हमने निकाल लिया। ठीक, ये तो एक्सिस वाला ही फॉर्मूला है, इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहला पार्ट तो हम कर ही चुके हैं सब। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r अपॉन a बहुत बड़ा है 1 से। ठीक, तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे r डिस्टेंस है, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं हम। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल का डिपेंडेंस बताना है कि कैसे वेरी कर रहा है पोटेंशियल विद r। तो हमें पता है कि अगर डाइपोल है -q और +q और किसी पॉइंट पे, ये सेंटर से मान लेते हैं, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है। और एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है? r अपॉन a बहुत बड़ा है 1 से, मतलब r जो है वो 1 से a से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला निकाला है, r a से बहुत बड़ा है। तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये मान लेते हैं p पॉइंट, ये p पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है। अब p यहाँ पे कांस्टेंट है, डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट, k कांस्टेंट है, cos थीटा, थीटा भी कांस्टेंट ही है एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, इस r को तो आप एक्सिस पे भी ले सकते हो या कहीं और भी ले सकते हो। ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है किस पे? r पे, r के स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर। तो पोटेंशियल Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, हमने शो करना था कि कैसे वो वेरी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली, एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो गया हमारा। अब सी पार्ट देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू -700 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ये कितना होगा बताओ? अब देखो ये जो पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस तो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। तो जो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर रहा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि सी पार्ट में कि 5,0,0 एंड और कौन सा पॉइंट था? -7,0,0 लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो दोनों पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना दोनों, तो और एक्स एक्सिस तो इक्वेटोरियल का ही पार्ट है। ये देखो यहां से, ये इक्वेटोरियल प्लेन है हमारा,
और इसी का पार्ट है, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो इसी के ऊपर है, इसी के साथ में। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट्स, पोटेंशियल एट बोथ पॉइंट्स विल बी जीरो। जब पोटेंशियल ही दोनों पॉइंट पे जीरो है तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, क्यू डेल्टा वी, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होता है। और ये दोनों ही जीरो है तो ये जीरो ही हो गया, तो वर्क डन तो कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन जीरो। अब उसने पूछा है कि डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस। मतलब पहला देखो उसने क्या बोला था, वर्क डन जो है ना वो निकालना है जब हमें किसी स्मॉल टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से ले जाते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बोल रहा है कि अगर अलोंग द एक्स एक्सिस ना ले जाएं, किसी और पाथ से ले जाएं, कहीं और से घुमा के ले जाएं, क्या वर्क डन डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क डन विल स्टिल बी जीरो, क्योंकि किसी भी पाथ से ले जाओ, ये सिर्फ डिपेंड करता है। यहाँ पे क्यू डैश ले लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि डाइपोल वाले ही है, Q1 ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन विल स्टिल बी जीरो। क्यों? बिकॉज ऐसे लिख देते हैं, एज वर्क डन doesn't depend on path। ठीक है, ये तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है। तो अगर आप, और वैसे भी इन दोनों पॉइंट पे जीरो ही वर्क डन है, मतलब जीरो पोटेंशियल है, तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। अब किसी भी पाथ से ले जाओ वर्क डन जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट हो गया। अब हाँ, तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2.22 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फिगर 2.34 जो भी फिगर दे रखी है ये शोज अ चार्ज एरे नोन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, इनके जो डायरेक्शंस है कुछ ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, इसको क्वाड्रपोल बोल रहा है वो। अब फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर। मतलब हमें वही चीज बतानी है कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। ये सब दे रखा है इस पॉइंट पे, ये आर डिस्टेंस है यहाँ से। चलो निकाल लेते हैं इसको हम। कैसे करेंगे? आर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑलरेडी बोल दिया उसने, आर काफ़ी बड़ा है। तो आर काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ए से, तो हमें बोलेंगे ये क्या चीज़ है, देखो ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे, इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसको P बोल देंगे। ठीक है, P इज द डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे लिख लेंगे इसको A इंटू क्यू। ठीक है, और ये जो है ये भी वही है, सेम दो आइडेंटिकल डाइपोल है, बस उसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस वाले डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब ये देखो सीधा सीधा यहाँ पे हमको पता है कि मैग्नीट्यूड तो चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड A इंटू क्यू है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फिर अच्छा, तो एक बात हम निकालते हैं इसमें कि हमने पढ़ रखा है कि ये जो P पॉइंट है
ये डाइपोल के एक्सिस पे, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मान लेते हैं कि जो ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ये जो डाइपोल रखा हुआ है इसकी वजह से कहाँ होगी, मतलब कितनी होगी, E1 मान लेते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो ये हमने पढ़ा है ना कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मतलब अगर एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो इसीलिए इस वाले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 हमने ली है यहाँ पे P पॉइंट पे, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, वही होगी जो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए E1 इस तरफ आया। और दूसरा, ये जो डाइपोल है इसकी वजह से भी जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो इस वाले को हमने मान लिया दूसरा डाइपोल, तो इसकी वजह से, इस वाले डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं इस तरह E2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस E1 E2 निकालना है और उसको नेट माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर डिपेंडेंस चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट या EP लिख देते हैं उसको, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2। ठीक है, अब देखो E1 क्या है, E1 का फॉर्मूला क्या होता है, R बहुत बड़ा है A से, तो हम बोलते हैं, हमें पता है कि जो एक्सिस पे फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है 2kP बाय R क्यूब। ठीक है, 2k सॉरी, यहाँ पे तो हमें एक चीज़ हमने गलती कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालनी थी, तो पोटेंशियल निकालना था ना, हम जब से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अब तो ये तो ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। उसकी तो डायरेक्शन वगैरह कुछ होती ही नहीं है, उसको तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल, और मुझे लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल का ही देख लेते डिपेंडेंस। तो यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो सीधा इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं है, तो फिर हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं KP cos थीटा, KP cos थीटा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, किसी P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो R वेक्टर है ये, तो R वेक्टर और P वेक्टर, इसके बीच में एंगल हमने थीटा लिया था, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल जो थीटा है वो ये यहाँ पे KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो फिर अब देखो पहले वाले के लिए ये हो जाएगा, थीटा कितना होगा पहले वाले के लिए, क्योंकि ये जो पहला वाला डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, और इसके सेंटर से जो यहाँ से निकल रहा है क्या, जो R रेडियस वेक्टर है वो कितना है, वो भी उतना ही है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी वही है सेम। मतलब यहाँ पे पहला डाइपोल ले लिया ना आपने, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ, और जो रेडियस वेक्टर है उसका वो भी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि KP cos थीटा, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअली एक चीज़ चेंज करेंगे, वो सेंटर से होता है डिस्टेंस। ठीक है, KP cos थीटा बाय R जो होता है वो सेंटर से होता है, और ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ से लिया है, तो इसको हम लिखेंगे R माइनस A/2। ठीक है, R माइनस A/2। तो फिर पहले वाले डाइपोल की वजह से KP cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 डिग्री, अपॉन R माइनस A/2 का स्क्वायर आता है, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है,
ये फॉर्मूला है। अब दूसरे वाले डाइपोल भी तो है, उसकी वजह से भी डाल देते हैं, प्लस के पी कॉस। अब इसमें देखो यहां से सेंटर से देखें तो जो रेडियस है वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही रहेगा, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अपॉन इसके सेंटर से कितना दूर है ये पॉइंट, r प्लस ए बाय टू, r प्लस ए बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये cos 180 -1 होता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, के पी कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस ए बाय टू, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए बाय टू का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो VP हो जाएगा हमारा KP ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस AR, ठीक है, माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस AR ब्रैकेट अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, r स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बाय 4 भी कट गया, क्या आ गया ये गेट के पी 2AR अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। अब VP, अब यहाँ पे क्या है ना, हम एक वही एजम्पशन लगाएंगे, कौन सा, R बहुत बड़ा है A से, अगर R बहुत बड़ा है A से तो R बहुत बड़ा है A से, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो काफ़ी, जब R बहुत बड़ा है, मान लो कि R है 1 मीटर और A है 1 mm, तो R का स्क्वायर भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 mm का स्क्वायर फिर डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1 mm मतलब 10 की पावर -3, उसका स्क्वायर 10 की पावर -6, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के वो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे R स्क्वायर ही डाल देंगे, तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा ना, के पी 2AR अपॉन R स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, के पी 2AR अपॉन R की पावर 4, तो ये हो जाएगा के पी 2A अपन एक आर यहाँ से कट गया, ये 3 बचेंगे तो R क्यूब आ गया। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है ऊपर वाली, तो R ही वेरी कर रहा है। इसमें बोल सकते हैं जो VP है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। अब ये ही पूछा था उसने, अब उसने बोला है कि एंड कंट्रास्ट योर रिजल्ट्स विद दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल, मतलब सिंगल चार्ज। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हो गया, ये जो क्वाड्रपोल्स ने रखा हुआ है इसकी वजह से पोटेंशियल जो है ऐसे वेरी करता है 1/r³। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि हमें पता है KP cos थीटा अपॉन r², ठीक है। यहां पे लिखा था ना फॉर्मूला, ये था ना KP cos थीटा अपॉन r², तो फिर ऊपर वाला तो कांस्टेंट ही है, नीचे वाला क्या है
आर स्क्वायर हो गया। तो पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, 1/इनवर्सली पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। और पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिंपल। तो देखो मतलब ये सिंगल चार्ज में आर की पावर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2, और क्वार्टर पोल के लिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। तो ऐसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है इन तीनों केस के लिए, ठीक है। तो यही पूछा था उसने, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 2.23 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास, हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर पड़े हुए हैं, लार्ज नंबर, बहुत सारे, ठीक है। हमको क्या करना है, उनका एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि हमको 2 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए, ठीक है। और उस सर्किट को, उस कॉम्बिनेशन को हमको जोड़ना है 1000 वोल्ट से, ठीक है। और लेकिन एक बात इसमें ये बोल रहा है कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा, जैसा भी होगा, नहीं वो विदस्टैंड नहीं कर सकता। कोई भी कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस विदस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिससे कि हमको ये 2 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए, लेकिन हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस 400 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तो शुरू मतलब थोड़ा सा देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम कर सकते हैं अप्रोच। 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफेरेड चाहिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई ऐसा बोल सकता है कि इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। तो पैरेलल में जोड़ के क्या होता है, 1 माइक्रो दोनों ऐड हो जाते हैं सीधा। लेकिन इसको हमें 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ना है ना। 1000 वोल्ट की बैटरी मतलब 1000 वोल्ट उसकी बैटरी लगाएंगे तो दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया, 1000 वोल्ट आ गया, तो दोनों खराब हो जाएंगे। तो ऐसा तुम कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अक्रॉस भी 1000 और इसके अक्रॉस भी 1000 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये अप्रोच करने का तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया, उसके साथ में एक और लगा दिया, और ऐसे ही नीचे वाला लगा दिया। लेकिन हमको क्या 2 मिल जाएगा, 2 कैसे मिलेगा, 2 माइक्रोफेरेड भी तो चाहिए। 2 माइक्रोफेरेड के लिए क्या किया जाए, चलो देखते हैं अभी। ये अगर हमने 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ के काम चल जाएगा क्या, 1 माइक्रो 1 कितना हो जाता है, हाफ और हाफ, वो तो 1 हो गया। तो एक और लगाना पड़ेगा हमको, एक और, ठीक है। ये देखो 1 माइक्रो, ये 1 माइक्रोफेरेड है ना, यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड है, ये तो चलो काम नहीं आएगा। यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये सारे 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे सीरीज में, 1/2 हो जाएंगे। तो 1/2 और ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो तीनों को पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2। तो 3/2 तो हमको चाहिए नहीं ना, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये कितना, या एक और जोड़ दें, कर देखो
एक और जोड़ दें, एक और जोड़ दो, लो ये 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। इससे हमने जोड़ दिया 1000 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या ये चल पाएगा? देखो ये 1/2, ये दोनों सीरीज में ना, तो ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हाफ हाफ, तो हाफ 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 4 बार ऐड हो जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड, है ना। लेकिन बात ये है कि इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1000 है, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 500। तो ये तो गड़बड़ हो गई, है ना, तो ये तो काम नहीं करेगा, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसका और थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको। अब इसमें डाल देंगे हम तीन डाल देंगे, एक ऐसे डाल दिया, एक मतलब एक और डाल दिया, चलो फिर ऐसे ही चलाते जाओ। अभी देखो 1 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड। अब ये टोटल ये सीरीज में कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना। और ऐसे हमें कितने चाहिए होंगे? सोचो, थोड़ा सोचो, कितने चाहिए होंगे ऐसे? ये हमें 6 चाहिए होंगे, 6। ठीक है, यहां पे मैं लिख नहीं रहा, सारे 1 माइक्रोफैरड ही हैं। ये देखो ये 1/3, इस वाले इनका तीनों सीरीज में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो कितने चाहिए होंगे हमको? 6 चाहिए होंगे, तो 6 बना लेते हैं। तो इस तरीके की अप्रोच मतलब ऐसे कर सकते हैं हम, क्योंकि पहले शॉट में हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉम्बिनेशन रखें। तो सबसे पहले ये देखो, ये देखने की कोशिश करो कि 2 माइक्रोफैरड कैसे कैसे मिल सकता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से 2 माइक्रोफैरड मिल रहा है, लेकिन इसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस 1000 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस 500 है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1000 होगा, तो डिवाइड हो जाएगा इक्वली, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है तीनों की। तो 1000 डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो 333 आ जाएगा। ठीक है, तो 333 आ गया, तो वो तो 400 से कम है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। ठीक, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और लाइन जोड़ देते हैं ऐसे, ये, और इनसे जोड़ देते हैं एक बैटरी 1000 वोल्ट की। ठीक है, अब देखो यहां पे सीरीज में कितना लगा? ये 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो इनका, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1/3, इन तीनों का 1/3, तो सबका ये जो जितनी भी रोज हैं, ये 1/3 1/3 किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में, ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 6 टाइम्स करोगे तो 6/3, तो 2 आ गया। तो 2 माइक्रोफैरड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ऐसे करके हम 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स को अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमको 2 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए, और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 400 से कम भी हो जाए, तो हो गया ये। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर यही हो सकता है, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं लग नहीं रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें 6 रोज है ना, ये 6 रोज इन पैरेलल। ठीक है, एंड ईच रो हैज 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। 6 रो होंगी जो कि आपस में पैरेलल में है, और हर एक रो में 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे ये अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म।
और बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं एडिशनल एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।